प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। सैलाब की सूरत हाल इस वक्त भी काफ़ी तशवीशनाक है। आज भी कई इलाकों में कई देहात ज़ेर आब आए हैं। ख़ास तौर पर कबीरवाला का इलाका, मुल्तान के अतराफ़ के जो इलाके हैं, कई बंद टूटे हैं या तोड़े गए हैं। पानी जो है वो बस्तियों में दाखिल हुआ है, काफ़ी तबाही हुई है, काफ़ी नुकसान हुआ है। कल भी हमने इस पर तफसील से बात की थी कि किसान परेशान हैं, और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि जो इस वक्त सब्जियों की किल्लत पैदा होगी, आइंदा दिनों में चावल की कीमत बढ़ेगी और किल्लत पैदा होगी, कपास की फसल तबाह हुई है, इस सब का जो असर है वो पाकिस्तान की जीडीपी पर पड़ेगा। फिर किसानों की ज़रूरियात आने वाले दिनों में क्या होंगी, इस पर कल हमने तफसील से बात की थी। और कल मैं प्रोग्राम के आखिर में ये कहकर गया था कि हम जो डैमों पर बहस शुरू हुई है कि डैम क्या मुल्क की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि इस पर हम एक काउंटर नैरेटिव भी आजकल देख रहे हैं। कुछ लोग एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जी डैमों की तो पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है और डैम तो कोई फ़र्क नहीं डालते। वो ये कहते हैं कि डैम जो पहले से मौजूद डैम्स हैं वो देखिए सैलाब से पाकिस्तान को नहीं बचा सके, तो डैम तो नहीं बनने चाहिए, इससे माहौल ख़राब होता है, इससे हम कंक्रीट जो है नेचुरल जंगल को ख़त्म करके या ज़मीन को ख़त्म करके कंक्रीट का एक जंगल उगा देते हैं। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? बहरहाल जो डैम्स हमारे पास मौजूद हैं उसमें कुछ ना कुछ पानी तो स्टोर हो रहा है और वो पानी फिर सारा साल हम इस्तेमाल भी करते हैं। इस पर एक पॉलिटिकल डिस्कशन भी शुरू हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने इसको इनिशिएट किया। उन्होंने कहा कि मैं डैम के हक़ में हूँ, डैम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद उनकी अपनी ही पार्टी उनके खिलाफ हो गई और बयानात देने लगी। इस पर रद्द-ए-अमल बाकी जगहों से भी आया। इसके साथ साथ हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब का एक बयान भी सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अब सियासी जमातों को सियासत से बालातर होकर वोटर रिजर्वायर्स पर बात करनी चाहिए, और इस पर उन्होंने अपनी राय का इजहार भी किया। तो फिर ये एक डिस्कशन होना ज़रूरी है कि क्या डैम मुल्क की ज़रूरत है या नहीं, और अगर डैम नहीं बनने चाहिए तो फिर इसका मुतबादल क्या होगा। कहा जाता है कि जी छोटे छोटे डैम बहुत सारे बना लिए जाएं, क्या वो जो छोटे छोटे डैम हैं क्या वो इसका मुतबादल हो सकते हैं, या बड़ा डैम जिसमें कालाबाग डैम एक डैम है, या वही मुल्क की ज़रूरत है। सिंध को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, खैबर पख्तूनख्वा को क्या हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में अहमद कमाल पाशा साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन वफाकी फ्लड कमीशन। बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। चांडियो साहब आपको भी खुशामदीद। और बैरिस्टर अली जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं। बैरिस्टर साहब आपको भी खुशामदीद। असद कैसर साहब ने कहा कि ये डैम नहीं बनने चाहिए। पीटीआई सिंध की लीडरशिप है वो भी समझती है कि डैम नहीं बनने चाहिए। जुनैद अकबर साहब ने इस पर एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि कालाबाग डैम को छेड़ना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सूबे में कमजोर करना और अवामी नेशनल पार्टी की सियासत को दोबारा जिंदा करना है। पार्टी की आदत पार्टी की पोजीशन वाज़ेह करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चलिए कालाबाग डैम की मुखालफत अगर करनी भी है तो क्या अपने सियासी फायदे या नुकसान के लिए करनी है, क्योंकि जुनैद अकबर साहब की इस बात से तो लगता है कि इस बहस में मत जाएं कि कालाबाग डैम का मुल्क को फायदा है या नहीं, हमारी सियासत को नुकसान होगा इसलिए इसको नहीं छेड़ना चाहिए और हमारी मुखालिफ सियासी जमात को फायदा होगा। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी राय का इजहार किया जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि बिलावल साहब और आसिफ जरदारी डैम्स के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन अब सियासत से बालातर होकर हमें इस बारे में फैसला करना चाहिए। गोया मरियम साहिबा भी पीपल्स पार्टी के से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती हैं डैम्स के हवाले से, और वो कहती हैं कि मैं नाम नहीं लेती एक पार्टी की, लेकिन हमें अब डैम्स बनाने चाहिए। तो ये उनकी राय भी है। अब मैं अली जफ़र साहब आपसे शुरू करते हुए ये इस पर पार्टी पॉलिसी क्या है। हम मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयान तो सुन रहे हैं और जुनैद अकबर साहब मुतालबा अपनी ही पार्टी से कर रहे हैं कि जो लीडरशिप है वो वाज़ेह करे। अगर मुखालफत करनी है डैम की तो किस बुनियाद पर, हिमायत करनी है तो क्यों? जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान को वाटर रिजर्वायर्स की ज़रूरत है, यानी हमने पानी को स्टोर करना है। मुख्तलिफ डैम हो, एक डैम हो, 10 हो, ये एक पानी का जो बुरहान है, ये क्राइसिस है। इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक वाटर बॉम्ब है, पानी जैसे का बॉम्ब है जो हमारे ऊपर फट चुका है और हमने उसको कभी नहीं किया कोशिश कि हम उसको पिछले 10 साल से ये मामला चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, हमने कोशिश ही नहीं की कि इसको हम किसी तरह काउंटर एक्ट करें। मेरा ख्याल है वाटर रिजर्वायर्स तो ज़रूर बनने चाहिए। अब सवाल ये है कि कालाबाग डैम एक कंट्रोवर्शियल डैम हो गया, अगर बन जाता तो शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन अब कंसेंसस अगर आपने उसकी तरफ जाना भी है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि पूरा कंसेंसस हो, हर सियासी जमात में
कंसेंसस हो, पॉपुलेशन में कंसेंसस हो, लोगों को आगाह किया जाए। तो वो भी एक मरला है। उसके बाद कालाबाग डैम के अब जो कॉस्ट्स हैं बनाने के लिए, उसके जो अखराजात हैं, वो शायद इतने ज्यादा हैं कि पाकिस्तान फिलहाल इस किस्म की इकोनॉमिक कंडीशन में वैसे भी उसको नहीं कर सकता। हाँ नहीं, लेकिन बेसिर साहब जो आप बात कर रहे हैं कि कंसेंसस होना चाहिए, क्या आपके ख्याल में जितना कंट्रोवर्शियल ये मामला हो चुका है और जिस इंतहाई नौयत का एक स्टांस पॉलिटिकल पार्टीज ले चुकी हैं, आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन भी है कि इस पर कंसेंसस डेवलप किया जाए? क्योंकि हम तो देखते हैं कुछ सियासी जमातें इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। बल्कि आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक जजमेंट भी दी थी इसके ऊपर और कहा था कि इसको बनाया जाए। लेकिन मसला वही रहता है कि इसमें इतने कंफ्यूजन्स हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज हैं, इतने आप इसमें मुखालफतें हैं कि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई कंसेंसस बन सकता है। लेकिन जब हम कंसेंसस बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर शायद आगे चल सकें। फिलहाल इतना तो हमें जरूर करना चाहिए कि ये खाली एक डैम नहीं है, बहुत सारे मुख्तलिफ एरियाज हैं जहां डैम्स बन सकते हैं, छोटे वाटर रिजर्वायर्स बन सकते हैं, जो हमें बनाने की जरूरत है। तो जब ये कंट्रोवर्सी एक है, इसके ऊपर काम कर लें, अगर दूर हो जाती है तो ठीक है, लेकिन बाकी काम तो हमें जहां कंट्रोवर्सी नहीं है वहां तो हमें बिल्कुल एक होके उस पे नेशनल इंटरेस्ट में काम करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसमें किसी की किस्म की दो राय नहीं होनी चाहिए। पानी पूरी कौम के लिए है, पाकिस्तान की जरूरत है, हम इसको जाया नहीं कर सकते। हमें क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, हमें पता है, ये जो प्रिडिक्शंस हैं, एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं। तो जब आप देख रहे हैं सारी चीजें, तो हमें इसके ऊपर इकदाम करने चाहिए। मैं अगर हूं हुकूमत में तो मैं दुनिया जहान के एक्सपर्ट्स को इस वक्त बिठाऊं, एक ही कमरे में बिठाऊं, और बेशक मुझे पे करके क्यों ना एक्सपर्ट्स को लाना पड़े। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, मैं एक कमरे में बिठा। एक्सपर्ट्स ने तो वैसे इस पर बहुत ओपिनियन अपनी दी हुई हैं। बहुत सारे लोग जो डैम के हक में थे वो इस पर बहुत बड़े बड़े पेपर्स लिखे जा चुके हैं अब उनकी जानिब से। तो अब उनको लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानती ना। प्रॉब्लम यह, अब आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो छोटे डैम्स हैं ये मुतबादल ऑप्शन है, उस पर जाना चाहिए। लेकिन क्या ये मुतबादल ऑप्शंस इफेक्टिवली अवेलेबल हैं हमारे पास? यानी इस पर तो मैं अहमद कमाल साहब से पूछूंगा, लेकिन पहले मैं जरा चांडियो साहब की राय ले लूं। चांडियो साहब, ये क्या इतना बड़ा मसला है कि अब, यानी मरियम नवाज साहबा का मैंने आपको बयान सुनवाया, वो कहती हैं कि हमें वाटर रिजर्वायर्स की जरूरत है और अब पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए या इस पर अपना कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। क्या बात करने के लिए तैयार है पीपल्स पार्टी कम से कम इस पे? नहीं, बात क्यों नहीं हो सकती है? कितना भी खतरनाक मामला हो मुल्क में अंदर, तो मुल्क की पार्टियों को दिल से खोलकर बात करनी चाहिए। लेकिन जहां वजूद का मसला हो जाए किसी कौम का और दूसरी साइड में सिर्फ जिद और अना हो, तो फिर ये मामला ऐसे नहीं बनते। कौमी बका के मामला को अफाहम और तफहीम से बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर, मैं नाराज न हूँ, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे पंजाब के, ये तय हुआ कि कालाबाग से कोई नहर नहीं निकलेगी, इन्होंने उसे नहर से दूसरी जो इन्होंने बनाई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, हम तो निकालेंगे जी, जिनको जो कुछ करना है। ये जबान, ये लहजा वफाक के खिलाफ है, वफाक को मुतहद नहीं रख सकता। अभी भी आप देखें, पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, हमारे लिए मोहतरम है, मियां साहब की साहबजादी हैं, लेकिन वो देखें मोहतात होकर बात करती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मोहतात नहीं हुआ, वो जब नहर निकाले थे, ये चश्मा लिंक कैनाल, भाई भुट्टो साहब के वक्त में, भाई ये था कि सैलाब के जमाने में ये बहाया जाएगा, आपने उसको 12 महीने बहाना शुरू कर दिया है, पानी सिंध दरिया से उठाया है। मैं कहता हूं पाकिस्तान को आबाद करने के लिए बड़ी दिल करनी चाहिए और अच्छे फैसले करने चाहिए, लेकिन इसके लिए आप एक सूबे को तो बर्बाद नहीं कर सकते। मैं बार बार दावत देता हूं जब ये मौजूद था, आप सिंध आए, सिंध भी तो पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून को सिंध पाकिस्तान क्यों समझ में नहीं आता है? उसको सिर्फ पंजाब समझ में आता है कि वो पाकिस्तान है, बाकी पाकिस्तान नहीं है। चले ठट्टे में तो आए, ठट्टे में चल के हालत तो देखें, समंदर आ चुका है ऊपर पानी में, लाखों एकड़ जमीन समंदर ले गया है। आप आए देखें कैसे होगा ये मामला।
इसका मतलब थोड़ी है कि हम समंदर वफाक क्यों परस्त पीछे नहीं आता है है। सर? ये भी वफाक का बड़ा ठेका सिर्फ एक अहम आप मामला है। लोगों ने हम उठाया है। आमतौर पे जी चांडियो साहब एक बहस हम सुनते हैं कि जी पानी सारा समंदर में चला गया, पानी जाया हो गया। हालांकि एक इस पर एक एक्सपर्ट नहीं हो ओपिनियन ये सकता, है कि ऐसा जितना नहीं है। शेयर समंदर को मिलना चाहिए उतना शेयर भी समंदर को नहीं मिल रहा। ये भी एक मामला है जिसकी वजह से समंदर पीछे आने लगता है। अच्छा, अब मैं अगर आप इजाजत दें तो जरा अभी आपने बात जी अच्छा एक मिनट आपने ही बात छेड़ दी है जी। और बड़ी अच्छी बात की है। हाँ। ये तय है दुनिया में कि इतना पानी नहरों में से समंदर को छोड़ देना होगा, वरना समंदर की सतह ऊपर आ जाएगी। अब इन्होंने किया नहीं, खासकर मैं नून लीग की सरकार को बोलता हूं, उन्होंने किया नहीं। पानी ऊपर आ चुका है। हमारी कई 2, 2.5, 3 तहसीलें हैं जो पूरी समंदर में दाखिल हो गई हैं, पानी वहां है नहीं। और सब माहिरीन कहते हैं अगर ये जिद है इनकी तो ये पानी हैदराबाद तक आ जाएगा। जब समंदर का पानी ऊपर की जमीनों पे आएगा तो हमारी आबादी कहाँ जाएगी, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान की बात पर पाकिस्तान पर जान कुर्बान है, लेकिन पाकिस्तान की मफाद परस्तों की खातिर हम पूरी कौम को खत्म कर दें, मुमकिन नहीं है। मैं कहता हूं, लेकिन सर इसमें एक दूसरी बहस ये है ना, चलिए हो सकता है कि जरदारी साहब के सामने मैं सवाल रखता हूं तो अपने दलाइल में वो इसका जिक्र करें। एक पल आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की थी पानी के इशू पर। उन्होंने कहा कि ये बड़ा डैम दुनिया में कहीं भी नहीं मंजूर किया जा रहा, छोटे छोटे डैम बनाए जाए और पानी को जमा किया जाए, और वो एक जगह पर नहीं होगा। आप देखिए उन्होंने इफ्तिताह किया यहाँ जामशोरों से आगे दरवट एक इलाका है पहाड़ों के बीच में, कुदरती तौर पर डैम बना हुआ है, उसमें से आबादी हो सकती है पानी की। जो काम है करने का वो क्यों नहीं करते? हम सियासी मामला क्यों बना देते हैं? चलिए अब मैं आप मुझे इजाजत दीजिएगा चांडियो साहब, मैं ये सवाल पाकिस्तान के चूंकि रेलेवेंट सब्जेक्ट है, अहमद कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका सब्जेक्ट भी है, जरा उनसे राय ले लेते हैं। अहमद साहब, पहली बात तो ये है कि कालाबाग डैम मुल्क के मुफाद में है या नुकसान में है? आपकी दो टोक ओपिनियन इस पर क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन ऑब्वियसली? देखें, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि आपको पीछे लेके जाऊँ। 2004-05 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने 3 स्टडीज़ करवाई थी, और उस स्टडीज़ करवाने का पर्पज़ ये था कि हम सिंध के अंदर जो कोटरी बराज से नीचे सी वाटर इंट्रूजन हो रही है उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और उसमें सिंध गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस थे। जिस वक्त ये रिजर्वेशन सामने आए तो उस वक्त ये पॉइंट भी सामने आया कि हमें सिंध कोटरी बराज से ऊपर भी देखना चाहिए कि हमारे दरियाओं की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ये 3 स्टडीज़ हुई और इन 3 स्टडीज़ ने ये इसके ज़रिए फाइंड आउट हुआ कि हमें कोटरी बराज से नीचे सालाना 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी लाजमन देना है, और उसमें से 5 मिलियन एकड़ फीट पानी मानसून के 3 महीनों में, और जो बाकी 3.6 मिलियन एकड़ फीट है वो रोज़ाना की बुनियाद पे 24 आवर्स में 3000 क्यूसेक से 5000 क्यूसेक्स की फॉर्म में देना। दूसरा उस स्टडी का फैसला ये आया कि इससे ना सिर्फ ये कि हमारी सी वाटर इंट्रूजन रुकेगी, मैं आपके सवाल का पूरा जवाब दूंगा, सी वाटर इंट्रूजन रुकेगी, बल्कि इसके साथ साथ जो मैंग्रोव ग्रोथ और फ्लोरा एंड फौना है वहाँ पे जो तबाह हो रहा है वो दोबारा से पनपेगा, दोबारा से ज़िंदा होगा। और इसके साथ साथ जो थर्ड इसमें फ़ैसला किया उन्होंने या रिज़ल्ट आया वो ये था कि इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में पंजाब में इंडस बेसिन रिप्लेसमेंट वर्क्स बने थे, जिसके तहत हमने नहरी निज़ाम को जोड़ा था ईस्टर्न रिवर्स को वेस्टर्न रिवर से पानी को लेके जाने के लिए। तो उससे उन दरियाओं के अंदर जो एक पूरे साल का एक एनवायरमेंटल फ़्लो होता है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है वो ख़त्म हो गया। ये फ़ैसला हो गया था, इस पे इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने फ़ैसला दिया, चारों गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर बाकायदा उसको ओके भी किया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और इसी स्टडी के ज़रिए सामने आया था कि हमारे पास तकरीबन 26 मिलियन एकड़ 25 से 26 मिलियन एकड़ फीट पानी अवेलेबल है, और वो जो पानी है वो हम 5 डैम्स बना सकते हैं 5-5 मिलियन एकड़ फीट के, इंक्लूडिंग कालाबाग डैम। और जिस वक्त कालाबाग डैम को उसमें जिक्र आया तो उस वक्त की
जो पाकिस्तान की टॉप मैनेजमेंट थी, चीफ एग्जीक्यूटिव थे उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने नेशन वाइड स्पीच में, मुझे आज तक याद है, 16 जनवरी 2006 को ये खिताब किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इन 4 डैम्स के ऊपर तो फौरी तौर पे जाना चाहते हैं, और जहाँ तक कालाबाग डैम का ताल्लुक है तो उसमें हम चारों सूबों और इकाइयों को मिला के उनकी बाहमी मुशावरत के बाद इसके ऊपर चलेंगे, और अगर किसी को इसके ऊपर एतराज़ या इसकी कंट्रोवर्सी के मामला अगर हल ना हुए तो हम इसका हल निकालेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँगा कि कालाबाग डैम की अपनी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी महलवों की वजह से अगर उसकी एक वैलिडिटी मौजूद है तो, लेकिन अगर उस पर हमारा कंसेंसस नहीं है तो हमें उस कंसेंसस ना होने की वजह से बजाय ये कि हम वहाँ पे अपने आप को रोक लें, हमें बाकी के जो 4 डैम्स हैं जिसमें इस वक्त दियामीर बादशाह पे काम शुरू हुआ है उनको ना सिर्फ ये कि बनाना चाहिए बल्कि हमें इसके मुतबादल के तौर पे भी सोचना चाहिए कि अगर हमने ये नहीं बनाना और अगर चारों इकाइयाँ और फेडरेशन इसके ऊपर किसी एक पॉइंट पे नहीं आते, मुझे 2-3 बातें और भी करनी है। वो ये कि इस वक्त हमारी जो स्टोरेज अवेलेबल है वो जस्ट 13.3 मिलियन एकड़ फीट है, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि आपके पास अगर 100 मिलियन क्यूसेक्स पानी अवेलेबल है तो उसमें एटलीस्ट 40 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका स्टोरेज की फॉर्म में होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर योर वाटर अवेलेबिलिटी, इन ऑर्डर टू इंश्योर योर फूड सिक्योरिटी एज वेल एज योर एनर्जी सिक्योरिटी। सो हमारे पास खाली 13 है इस मामले में। अगली चीज़ ये कि सन 2050 में हमारी आबादी तकरीबन 315 से 320 करोड़ तक हो जाएगी, और उस वक्त हमारी पानी की रिक्वायरमेंट जो होगी वो 60 मिलियन एकड़ फीट होगी एग्रीकल्चर के लिए, फूड को पैदा करना है हमने 30, 31, 32 करोड़ के लिए, और तकरीबन 10 मिलियन एकड़ फीट हमें अर्बन वाटर की ज़रूरियात को पूरा करना होगा। तो आज मेरे पास अगर 13 मिलियन एकड़ फीट है और मुझे आज से तकरीबन 25 साल के बाद 70 मिलियन एकड़ फीट है, तो मुझे ये बताइए कि हम उसको किस तरीके से केटर फॉर करेंगे। मेरे पास प्लानिंग मौजूद है 2030 तक 11 मिलियन एकड़ फीट की, जिसमें मोहम्मद और दियामीर ऑलरेडी बन रहे हैं, कुछ स्मॉल डैम्स भी बन रहे हैं मेरे पास। लेकिन आप फिर भी समझते हैं कि पानी की ज़रूरत इससे ज़्यादा की है? इससे बहुत ज़्यादा की है, और मैं आपसे एक चीज़ और भी शेयर कर लूँ कि बहुत बेहतरीन और बहुत वर्केबल वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट का प्लान वापडा के पास तैयार मौजूद है, जिसके तहत जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि 5 डैम्स जिसमें गज नाय गज सिंध के अंदर है, और वो बड़ा अच्छा क्या नाम है वहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, और 11 मिलियन एकड़ फीट ये 2030 तक हमें देगा, और 2040 तक अनदर 4 डैम्स हैं जो कि हमें 9.65 मिलियन एकड़ फीट पानी देंगे, और फिर 2060 तक यानी अगले 20 साल में, सॉरी एक चीज़ और सुन लीजिए, तकरीबन 19 मिलियन एकड़ फीट के 5 डैम्स और ये सारे डैम्स जो हैं ये हमारे उन इलाकों में होंगे जहाँ पे हमारे पास नेचुरल फिजियोग्राफी या टोपोग्राफी मौजूद है। इसमें बुनियादी तौर पर सिंध का जो तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं वो ये रहते हैं कि जी डैम्स बनेंगे तो हमारे हिस्से का पानी हमारे तक पहुँचेगा नहीं, तो क्या आप जो सजेशंस दे रहे हैं उसमें उनके इस एतराज़ का जवाब दिया जा सकेगा? इसी वजह से तो अभी नहरें नहीं बन पाई। लेकिन एक तो इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्लस मैं अली ज़फ़र साहब के साथ इसी डिस्कशन को के बाद, यानी एक दो सवाल इस पर भी हैं, लेकिन फिर अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ यही बातें नहीं कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब सदारती तर्ज़ हुकूमत की हिमायत भी कर रहे हैं, वो 26वीं तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब पर बहुत संगीन हमले कर रहे हैं, जबकि इस सारे प्रोसेस के दौरान खुद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी डिस्कशंस का हिस्सा खुद रहे हैं बजाते खुद भी। तो इन दोनों चीज़ों पर भी उनकी राय हम लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कंसेंसस डैमों पर पैदा करना नियरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक के अपने मफादात होते हैं, हर एक की अपनी एक डायरेक्शन होती है। वो कहते हैं कि जी जब भी डैम बने हैं जर्नैलों के ज़माने में बने हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, क्या इस दुकानदारी की वजह से सियासी जमातें आपस में इत्तफाक़ राय पैदा नहीं कर सकती, और सियासी जमातें क्या अपनी माजूरी का इजहार कर रही हैं कि जी हम तो कासिर हैं कोई भी कंसेंसस डेवलप करने के लिए? ये देखें, मेरा ख्याल है कि जो सियासतदान होता है वो तो मसलों का हल ढूंढता है, और यही उसकी एक प्रोफेशन मैं कहूँगा, उसका ये शोबा है कि वो हल ढूंढे।
और सियासत आप इसीलिए करते हैं कि आप मुल्क और कौम के मुफाद के लिए काम करें। जहाँ तक डैम्स का ताल्लुक है, इस पे ये हकीकत तो है कि जो हमारे 2 बड़े डैम्स बने वो अयूब खान के ज़माने में बने और उसके बाद हम कंसेंसस डेवलप नहीं कर सके। लेकिन उसकी जो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह ये है कि हम कंसेंसस डेवलप करने के लिए आपको, जैसा अभी आपने एक एक्सपर्ट ओपिनियन आपके सामने आई, हमें चाहिए एक सियासतदान के तौर पे कि हम एक्सपर्ट्स पे रिलाय करें। जब एक्सपर्ट्स पे आप इन्हिसार करते हैं, जब एक्सपर्ट्स की बात आप मानते हैं और माननी चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है कंसेंसस डेवलप करना ज़्यादा आसान है। अगर आप सिर्फ सियासत की बात करेंगे जहां कोई एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हुए और आप एक हवा में बातें करेंगे फैक्ट्स और फिगर्स के बगैर, तो फिर आपका कंसेंसस डेवलप करना मुश्किल है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर एक्सपर्ट है, आप उसकी बात मानते हैं। वकील के पास आते हैं, वो वकील अपनी एक राय देता है, आप उसको मानते हैं। तो इसी तरह जैसा आपके प्रोग्राम में अभी एक्सपर्ट्स ने बड़ी फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात की और बाकायदा हकायक दिखाए, तो मैं ख्याल है जब इस तरह की बात आप करेंगे तो फिर सियासतदान का कंसेंसस रीच करना या उस तक पहुंचना बड़ा आसान है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसको रद्द कर देंगे और आप कहेंगे मैं ही एक्सपर्ट हूँ, मैं ही जानता हूँ सब कुछ, और आप ना मानना चाहें, तो फिर कंसेंसस नहीं डेवलप होगा। कालाबाग डैम शायद इसीलिए नहीं हम बना सके कि इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, बहुत सारे अभाम थे, बहुत सारे, हालांकि एक्सपर्ट सारे एक साइड पे थे, लेकिन सियासत खेली गई और अब वक्त गुजर गया। लेकिन जिस तरह अभी बताया गया कि बहुत सारे डैम्स बन सकते हैं जिनकी ज़रूरत है, जो हमें बननी चाहिए, जो बनाने चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सपर्ट्स पे रिलाय करें, एक्सपर्ट पे इन्हिसार करें, वो जो कह रहे हैं उनकी बात माने। और इसमें तो सियासत है ही नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें नहीं। लेकिन चूंकि बैरिस्टर साहब अब सियासत का की जो पेश नज़र है, अब ये तो पीटीआई के भी पेश नज़र है। जैसे अभी मैंने जुनैद अकबर साहब की ट्वीट पढ़ के सुनाई, वो ये कहते हैं कि हम सियासी तौर पर हमारा मौक़िफ़ जो है, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में मेजॉरिटी मौक़िफ़ ये है कि जी डैम नहीं बनना चाहिए, तो हमें सियासी तौर पर नुकसान होगा। फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है मुल्क के लिए, वो इस डिबेट में नहीं जाना चाहते। वो इस डिबेट में जाना चाहते हैं कि हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा सियासी तौर पर। ये देखिए, वो तो है ना कालाबाग डैम का इशू, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी जगह कंट्रोवर्सी अपनी जगह है। वो वक्त जब था तब नहीं किया हमने, लेकिन इस वक्त जब हम बैठे हैं तो बहुत सारे छोटे डैम्स तो बन सकते हैं, बहुत सारे वाटर रिजर्वायर्स तो बन सकते हैं। उसमें तो कोई किसी सूबे को इशू नहीं है, और अगर है तो फिर उसको एक्सपर्ट ओपिनियन के ज़रिए आप उसको हल कर सकते हैं, उसके हल निकाले जा सकते हैं अगर कोई जेन्युइन कंसर्न्स हैं। तो मेरा ख्याल है वहाँ कोई सियासत की बात नहीं, वहाँ तो एक हकीकत है जो हमने करना है, और अगर करना है तो ये फिर आप सजेस्ट ये कर रहे हैं बैरिस्टर साहब कि अगर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक होकर एक्सपर्ट्स का कोई पैनल बना लें और वो इस बात पर पहले ही इत्तफाक कर लें कि ये एक्सपर्ट ओपिनियन जो भी आएगी मेजॉरिटी की, हम उससे इत्तफाक कर लेंगे और वो फैसला कर देंगे जो मुल्क के फ़ायदे में होगा, और फिर उस नतीजे को सारी सियासी जमातें मान लें, तो मुमकिन तौर पर ये एक हल हो सकता है। ये बिल्कुल यही हल है, क्योंकि देखें हम तो एक्सपर्ट नहीं, हम तो सुन के पढ़ के फिर ही बात कर सकते हैं ना। तो इसलिए जब एक्सपर्ट्स बैठ के एक कंसेंसस डेवलप कर लेंगे तो फिर हमारा सारे सियासतदानों का जो मसला है वो बहुत आसानी से हम अपने आप को परसुएट कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बातचीत करके हल कर सकते हैं जब एक्सपर्ट्स एक बार कंसेंसस पे आ जाएं। और ये एक्सपर्ट्स का पैनल जो है वो गैर मुल्की पैनल, माहिरीन का पैनल भी हो सकता है, ताकि बिल्कुल ही उस पर बहाम ना रहे। अब ये दो चीज़ें जो आई हैं, मैं इस पर अगर आप इजाज़त दें सर तो मैं चांडियो साहब की राय ले लूँ। चांडियो साहब, ये तो दोनों बड़ी माकूल तजावीज़ हैं। एक तो ये कि आप गैर मुल्की माहिरीन का एक पैनल मुरतब कर लें, उस पर तमाम सियासी जमातें इतफाक कर लें, जो नतीजा आए उसको कबूल कर लें, ये तो बड़ा आसान हल है कंसेंसस डेवलप करने का। और दूसरी बात यह है कि टेलीमेट्री सिस्टम पूरी दुनिया में सर इंप्लीमेंट होता है। मेरा सवाल सब पूरा ले लीजिएगा। टेलीमेट्री सिस्टम जो है, ये तो इस पर आप क्यों भरोसा नहीं करते? अगर कोई डैम बनता है, आपको आपके हिस्से का पानी अगर उस पर मिले तो क्या एतराज है? मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, ईमानदारी की बात बताता हूँ। पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का है। पाकिस्तान तमाम सूबों की मोहब्बत और अकीदत की वजह से कायम और दायम है। किसी भी सूबे को गलतफहमी में मुब्तला करेंगे तो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचेगा। पख्तूनख्वा की असेंबली ने कालाबाग के खिलाफ किया है, सिंध असेंबली ने कालाबाग के खिलाफ किया है,
बलूचिस्तान की असेंबली ने काला बाग, सिर्फ पंजाब असेंबली ने किया, वो भी मियाँ साहब के जमाना था। वो सियासत कौमी नहीं करते, पार्टी कौमी है, सियासत उनकी कौमी नहीं होती है। अभी भी मैं बात कहता हूं, अगर चांडियो साहब आपकी मुखालफत की बुनियाद क्या है? साहब कह रहे हैं आपकी मुखालफत की बुनियाद क्या हमारी? है? किस बुनियाद पे आपका बुनियादी नुक्ता आर्गुमेंट क्या है? चलो मैं बता देता हूं, आप आ जाओ ठट्टे मेरी दावत पे, ठट्टे चलकर देखते हैं कि समंदर कितना अंदर आ चुका है और कितनी तहसीलें हमारी समंदर बुर्द हो चुकी हैं। आ जाए पहले देख लें, फिर बात करेंगे। आप मुसीबत तो ये है, सिंध के मसाइल पर वहां आपके वहां वो माहिरीन बात करते हैं मीडिया पे बैठकर, जिन्होंने सिंध देखी नहीं है, जिन्होंने थर पार कर देखा नहीं है, वो मिट्टी की बात करते हैं। आप आ जाएं ठट्टे में, मेरी दावत पे आए, बैरिस्टर साहब भी आए, आप भी आए, चले चलकर देखें कि क्या जरूरी है। इससे पहले मेरे एक दो बुजुर्ग बात कर रहे थे कि हमें तय हुआ था कि इतना पानी हमें कोटली से नीचे छोड़ना है, ये लाजमी बात है। नहीं छोड़ा तो नतीजा निकला कि कई तहसीलें हमारी पानी समंदर में चली गई है। अगर मसला हल हो जाए, समंदर में मशवरे से हो जाए। सर जी चांडियो साहब, जो आपकी तहसीलें आप कह रहे हैं कि समंदर बुर्द हो गई, लेकिन ये जो हर 2 साल के बाद आपके 6 अजला दरिया बुर्द हो जाते हैं, अभी भी खुदा न खास्ता खतरा है। ये सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, ये सारे इलाके जब डूब जाते हैं, लाड़काना और इसके अतराफ के अजला, तो फिर ये भी तो जमीन दरिया बुर्द हो जाते हैं। ये डूबना तो बहुत नुकसान होते हैं। ये डूबना और है, और हर साल सैलाब नहीं आता, हर साल इतनी बारिशें नहीं होती। ये मेरे दोस्त जिन्होंने माहिर की हैसियत में बातचीत की है, मैं उनका बड़ा एहतराम कर रहा हूं, वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। सवाल ये है कि हर साल ये सैलाब नहीं होता, हर साल ये बारिशें नहीं होती, पानी इतना है नहीं जिस पे आप डैम बनाना चाहते हैं। सारे माहिरीन ने तय किया कि इतना पानी नहीं है और डाउन कोटली इतना पानी छोड़ना चाहिए, हमने वो नहीं छोड़ा, अन्ना में रहे। हम सियासत करते हैं, नून लीग सियासत करती है, पानी पर, डैम पर सियासत करती है। पाकिस्तान के बकार और बका के मामले पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे साईं हैं, मैं नहीं जानता उनको जिन्होंने अभी डैम पर एक माहिर केस में बात की है। माकूल बात है ना, अगर आप बैठकर समझाएंगे। अहमद कमाल साहब जो है अगर यकीन दिलाएंगे किसी कौम को, के चेयरमैन रहे हैं सर। अहमद कमाल साहब का मैं तारुफ दोबारा करा दूं। मैं देखें अहमद कमाल साहब को, वफाकी फ्लड कमीशन के साबिक मैं अहमद कमाल साहब का एहतराम कर रहा हूं। मैं बगैर पहचाने भी बात कर रहा हूं कि उन्होंने बात तो माकूल की है कि भाई इतना पानी छोड़ना पड़ेगा। सारी दुनिया ने कहा है ये बड़े डैम मुल्कों के लिए नुकसानदायक है। चाइना में सबसे बड़ा बना, उन्होंने बंद कर दिया। अभी हम कहते, जरदारी साहब ने कहा छोटे छोटे डैम बनाएं, गलतफहमियां पैदा न हो, वफाक के लिए नुकसान न हो, मसला भी हमारा हल हो जाए। कौन पाकिस्तान ये वाटर स्टोरेज तो छोटे डैम्स में भी होगी ना आने वाले साल? वाटर स्टोरेज तो छोटे डैम्स में भी होगी। आप देखें ना, आपने छोटी सी, जो छोटे डैम से भी छोटी होती है नहरें, उस पर आपने इत्तेफाक नहीं किया। आपने कहा कि नहरें पानी ले जाएंगी, तो छोटे डैम तो बहरहाल नहरों से बड़े ही होंगे। जनाब सुने भी ये भी कि आपने जब ये तय कर लिया कि काला बाग पे हम और नहरें भी निकालेंगे, तो इसका मतलब सिंध तो खुश्क हो जाएगा। छोटे डैम अगर सूबों में बनेंगे, उनमें से नहरें नहीं निकाली जा सकती। कोटली में से जो डैम बनाएगा, जरदारी साहब का नाम आया था, वो पानी पंजाब नहीं जा सकता। पंजाब में अगर जो छोटे डैम बनेंगे, वो वहां सराइकी इलाकों में, इनमें काम आएंगे। लेकिन ये सियासत है, ये अपनी बका के लिए, जैसे उन्होंने कहा, पीटीआई का बयान आपने सुना कि हमें और तो एतराज नहीं है, हमारी सियासी मुखालफत होगी। हम सियासत से बालातर पाकिस्तान की बका की बात करते हैं। हमारे साथ आप आए, बात करें, सिंध के माहिरीन बैठे हैं, उनसे मिले, उनसे बात तो करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी तो सुने। सही। आप तासुर देते हैं कि पाकिस्तान में, जैसे सिंध है नहीं, सिंध का मौक़िफ़ बिल्कुल ही एंटी पाकिस्तान है। ऐसा नहीं है साईं, ऐसा नहीं है। हम भी पाकिस्तानी इतने ही अच्छे हैं, लेकिन हमें अपने वजूद का भी तो मसला। जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, छोटे से ब्रेक के बाद।
बैरिस्टर अली जफर साहब, आप चूंकि उन तमाम मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं या उनमें से ज़्यादातर मुलाकातों का जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ 26वीं तरमीम के मामले पर होती रही हैं, क्या आप चश्मदीद गवाह होते हुए इन सारे मामलात के अली मीन गंडापुर साहब की बात से इत्तफाक कर सकते हैं? देखिए, ये तो वही बताएंगे कि उसका जवाब देंगे। मैं तो आपको बताता हूँ जो मुझे मालूम है और जो मुझे इंफॉर्मेशन है, और वो मैंने पहले भी बताया है। सिंपल बात ये थी कि 26वीं तरमीम जो पहले हुकूमत लेके आ रही थी और जो पीपल्स पार्टी ने फिर एक लेके कोशिश की लाने की, वो दोनों तो बिल्कुल इस तरह थी कि उसको आप वाकई ही उस वक्त भी कहा था कि सांप की तरह थी, वो एक अजदहा सांप की तरह, वो बहुत ही नुकसानदेह तरामीम थी। लेकिन उसको रेजिस्ट किया मौलाना साहब ने, और उस रेजिस्टेंस के बाद वो जो उसका बहुत सारा जहर था, वो जहर ख़त्म तो नहीं हुआ उसके बाद, इसीलिए हमने उसकी मुखालफत की थी। तो ये तो मुझे विटनेस मैं हूँ इस बात का कि जो पहली आया था ड्राफ्ट, उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ड्राफ्ट था जो कि फाइनली आया, वो उसमें काफ़ी हद तक कमी बेशी थी, लेकिन फिर भी जहर तो है 26वीं तरमीम में। तो सर, ये जो जहर है, ये जो बाकी जहर बचा, ये सिर्फ बीमार करता है या जहर कातिल है? देखिए, मेरे मुताबिक तो इसने बहुत सारे नुकसानात, स्पेशली जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स के बारे में है, जुडिशरी की जो आज़ादी है उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया, और इसलिए मैं इसको समझता हूं कि जहर इसका बहुत डेडली जहर था और है, और ज़रूरत है कि हम इसको किसी वक्त जाके ठीक है। दूसरी बात सर, ये बताइए बैरिस्टर साहब के अली मीन गंडापुर साहब सदाती तर्ज हुकूमत की हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये किस किस्म का तर्ज हुकूमत होगा, और क्या इसका कोई स्ट्रक्चर आपकी पार्टी के जहन में भी मौजूद है, और क्या पार्टी में भी ये डिस्कशन हुई है? जी नहीं, इसमें पार्टी में बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई। ये उनका एक आइडिया होगा, एक कॉन्सेप्ट होगा जो ज़ाती है। इसमें पार्टी तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, जितना भी टूटी फूटी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हम इसी पे एतमाद रखते हैं, और इसीलिए सारी सियासी जमातें जो हैं अपने मैनिफेस्टो में, किसी जमात ने इंक्लूडिंग PTI, हमने कभी प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात नहीं की। अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म की बात करनी है तो इसका असूल ये होता है कि फिर आप एक सियासी जमात के मैनिफेस्टो का उसको हिस्सा बनाएं, ताकि जब अवाम के से वोट लें तो आप फिर निज़ाम चेंज करने के लिए वोट लें। तो सर, फिर इस पर कोई तशवीश आपको बतौर PTI मेंबर होती है कि एक चीफ मिनिस्टर एक दिन में 3 ऐसी बातें कर गया जो मेगा, यानी एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये बड़े स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात है, यानी डैम हो गया या ये 26वीं तरमीम के मामले पर, तो इस पर क्या पार्टी में कोई तशवीश है कि ये चीफ मिनिस्टर साहब से बाज़पुरस होनी चाहिए? देखिए, उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ पेश किया, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म की जो डिबेट है, जो बहस है, ये कोई नई नहीं, हमेशा बहुत सारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स ने इसको रेज़ किया है, बहुत सारे अपोजिशन में बैठे हुए लोगों ने रेज़ किया है। तो ये ज़ाती राय होती है, लेकिन ये पार्टी का इसको आप मौक़िफ़ नहीं कह सकते। सही। और अगर कोई डिबेट के लिए इस मामले को आगे लेके आता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, डिबेट करनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल अमेरिका में है मसलन, हमने चूँकि बर्तानिया से पार्लियामेंट्री फॉर्म लिया हुआ है, और इस पर दोनों तरफ डिबेट होती है। कुछ लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म बेहतर है, क्योंकि आप अपने एक्सपर्ट्स लेके आ सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स लेके आ सकते हैं काबीना में। कुछ कहते हैं नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म। सही। तो इस पर डिबेट ज़रूर होनी चाहिए, आप समझते हैं कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें चांडियो साहब, अब आपकी यानी ज़रदारी साहब ने तो सदर के इख्तियारात को कम किया, और जब उनको मौका मिला तो उन्होंने इख्तियारात जो हैं वज़ीर-ए-आज़म को दिए, और फिर 18वीं तरमीम हमने देखा कि उसके नतीजे में फिर वज़राए आला के पास, यानी उन्होंने अपने इख्तियारात को नीचे तक तकसीम कर दिया। आप इस आइडिया को कैसे देखते हैं जो चीफ मिनिस्टर KP लेकर आए हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, उसकी हामी है। भुट्टो साहब ने उस ज़माने के आमिर सदर अयूब के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चलाई, उसमें कौम से यही वायदा था कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम लाएंगे, और जब वो आए तो उन्होंने ये किया और पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता रहा। अभी आप देखें, पिछले दिनों में ये जुल्म किया गया था ज़िया-उल हक के ज़माने में कि पार्लियामेंट के सारे अख्तियारात उनके हवाले किए गए सदर साहब को।
58B2 जो आप सुनते हो, जिसके जो तलवार थी पार्लियामेंट के ऊपर, जरदारी साहब आए। ऐसा कोई नहीं करेगा कि अपने पावर को ख़त्म करके फिर वो पावर पार्लियामेंट के हवाले किए और उन्होंने कहा मैं अपने सारे इख्तियारात जो ज़ियाउल हक ने लिए और पार्लियामेंट को किसी भी वक्त वो मौत के हवाले कर सकते थे, अब वापस पार्लियामेंट को कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी अपने इख्तियार को कम करने का। लेकिन ये आपके जो पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, मैं उनका एहतराम तो करना चाहिए, वो सियासतदान है, लेकिन उन्होंने वो सियासत नहीं की, उन्होंने वो पाकिस्तान वाली सियासत देखी नहीं, उन्होंने अयूब खान के ज़माने के सियासी लोगों की जेलें नहीं देखी, सियासी लोगों की कुर्बानियां नहीं देखी, बलोचिस्तान के रहनुमाओं का कत्लेआम नहीं देखा। उन्होंने वादे किए थे, कौम से वादे थे कि ये तरमीमें हम ठीक करेंगे और पार्लियामेंट जमहूरी निज़ाम, हाँ जमहूरियत रूह के मुताबिक कायम नहीं हो सकी है, ये दुरुस्त है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर जो काम नहीं कर सके तो उस काम की बिल्कुल ही नफी कर देंगे, ये कोई उसूल की बात नहीं है। हमें पार्लियामेंट्री निज़ाम चाहिए, पूरा पाकिस्तान उसी का हामी है। गंडापुर साहब का क्या है, एक दिन में एक बयान देते हैं, दूसरे दिन में 2 बयान देते हैं, इसका जवाब तो पीटीआई को देना चाहिए। उन्होंने कहा कल जो मूवमेंट चलेगी वो आर या पार हो जाएगी। अब आप बताएं, बैरिस्टर साहब मेरे बड़े मोहतरम है, उनको पता है मैं उनकी इज्जत करता हूं, अब बताएं आप आर हुए या पार हुए, आप बताएं। उनकी बेगम साहबा खड़ी थी, लोग भाग गए, ये मूवमेंट होती है, ऐसे चलेगी? ये नहीं चलेगी, ये बेईमानी है, ये अपने लीडर से गद्दारी है, वो अपने लीडर के वफादार नहीं है। सही है, अपने लीडर बिल्कुल सही है। लेकिन डिस्कशन आप समझते हैं कि अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में अब इस तरह की कोई राय तो नहीं है, लेकिन डिस्कशन करने में कोई हर्ज नहीं है, डिबेट करने में। तो आप भी ये इस बात से तो इत्तेफाक करते हैं कि डिबेट तो हो सकती है। आपने शुरू में भी कहा कि बड़े से बड़े मसाइल पर भी बातचीत होनी चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बढ़कर कोई जमात नहीं है जो तमाम सियासी मामलात पर बैठकर बहस मुबाहिसा करती है। कई मामलात पर क़यादत के सामने इख्तिलाफात जाहिर किए जाते हैं, कई मामलात में कई सीनियर रहनुमाओं ने इख्तिलाफ किया है, हम तो करते हैं। एजाज साहब के कैसे अंदाज से चल रहे हैं आप देखें, हमारे रजा रब्बानी साहब को देखें, तरीक़ेकार देख हैं, हम पार्टी से वफादार हैं, पार्टी के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन इख्तिलाफ तो हम रखेंगे। सही है। और ये बड़ी रूह की जमायत है, ये जिंदा जमायत है जहां बहस मुबाहिसे होने चाहिए। और भुट्टो साहब मेरे तो कायद, मेरे तो सियासी पीर थे, उन्होंने कहा हम माजी की गलतियों का एतराफ कर ही माजी की गलतियों के बोझ से आजाद हो सकते हैं। ये इसका मतलब क्या हुआ? सही बात, बिल्कुल ठीक है, हुई मतलब बिल्कुल सही है। एतराफ करना, इस्लाह करना और आगे बढ़ना, बिल्कुल ठीक है। चांडी साहब ये बिल्कुल सही है। अब ये जो निज़ाम की बहस है कि कौन सा निज़ाम होना चाहिए, पार्लिमानी या सदारती, ये सवाल तो अहमद कमाल साहब मैं आपसे नहीं करता, लेकिन बहरहाल डैम जो है वो सदारती निज़ाम के दौरान बने पाकिस्तान में, जब सदारती निज़ाम राइज था। तो डैमों को कौन सा निज़ाम फेवर करता है? देखें, हमें तो मिन हैसल कौम सोचना है ना, निज़ाम तो चल रहा है, डे 1 से चल रहा है, हमें मिन हैसल कौम फैसला करना है। ठीक है, हमारे माशाल्लाह 4 सूबे हैं, GB AJK है, लेकिन हम सारे इकट्ठे एज ए पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी अगर हैं तो अगर कोई सिंध में बैठा है तो सिंध के अलावा वो पाकिस्तानी भी है, कि पंजाब में बैठा तो सबसे पहले वो पाकिस्तानी है। तो हमें ये देखना होगा कि सारी चीज़ों के ऊपर बैठ के कंसल्ट करके कंसेंसस पैदा करें और फिर बनाएं। कि जितना सैलाब इस मरतबा आया है, जो तजावीज़ आप दे रहे हैं कि छोटे डैम्स बन सकते हैं, आप कह रहे हैं बाबडा ने स्टडीज़ कर रखी हैं, चनियोट वाले की बात की आपने, 3-4 और जगहों की निशानदेही की है, अगर वो मंसूबे बन चुके होते तो जितना सैलाब अब आया है ये सैलाब ना होता बल्कि ये पानी होता जो हमारे पास ज़ख़ीरा हो जाता। इसका जवाब मैं ये दूंगा कि ये सैलाब हमारा इंडस पे नहीं है, ये सैलाब हमारा ईस्टर्न रिवर्स पे है जी। और एक चीज़ सबकी आगाही के लिए मैं बता दूं कि महकमा मौसमियात ने अपने 1 सितंबर को मैंने इनफैक्ट उनसे ही ये चीज़ मालूम की ली, उसके मुताबिक 1 सितंबर तक तकरीबन हमारी 18%
अबव एवरेज रेनफॉल हुई थी, जबकि 2022 में 175% अबव नॉर्मल रेन हुई थी। तो जो इतना पानी जनरेट हो गया है, ये इतना पानी जनरेट, इसमें एक बहुत मेजर हिस्सा वो पानी है जो हमारा ईस्टर्न रिवर से इंडियन साइड से आया, और उस इंडियन साइड के पानी ने एक मेजर हैवक क्रिएट किया। देखें, इससे पहले हमारे इंडस में लो मीडियम हाई फ्लड तो चल रहा था, लेकिन उससे खुदा न खास्ता इंडस की बेल्ट में किसी जगह पे आपने कोई तबाही देखी है? कोई तबाही नहीं हुई है वहाँ पे। हमारे डैम्स को, ख़ास करके तरबेला डैम को बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया गया है। उसको किस वक्त रिलीज पानी करना है, किस वक्त भरना है, उसको बेहतरीन तरीके से उसको मैनेज किया है। अगर इस सिचुएशन में तरबेला के ऊपर बरसात हुई है तो डैम मैनेजमेंट ने उसमें बाकायदा पहले स्पेस बनाई है और उसको वहाँ पे एब्जॉर्ब किया, नीचे मैन मेड डिजास्टर को बचाया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया अहमद कमाल साहब, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपका भी शुक्रिया। मौलाना बख्श चांडियो साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं आपको ख्वाजा आसिफ साहब और हनीफ अब्बासी साहब का एक स्टेटमेंट, पिछले कुछ दिन में ख्वाजा आसिफ साहब बहुत तनकीद कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर, निज़ाम की खामियों को की निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन निज़ाम की खामियों की निशानदेही करने पर हनीफ अब्बासी साहब ने सवाल उठाया। अगरचे उन्होंने ख्वाजा आसिफ का नाम नहीं लिया, लेकिन वाज़े तौर पर मालूम होता है कि उनका इशारा उसी तरफ है या तनकीद करने वालों की तरफ है जो अपने निज़ाम पर तनकीद करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब का ख्याल है कि अपने ही निज़ाम पर तनकीद क्यों करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।